बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 271 किस्सा सुन चुके हैं और अब 272 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। बूढ़ ने उसके हाथों की बंदिशें भी खोल दी। मैंने मरजाना को बैठने का इशारा किया और वो मुझे घूरती हुई एक सोफे पर टिक गई। तुम्हारी तमाम हरकतों के बावजूद मैंने अब तक तुम्हारे साथ कोई खराब सलूक नहीं किया है। मैंने मरजाना से कहा, तुमसे मेरा कोई झगड़ा है भी नहीं। झगड़ा तो दरअसल उससे है जो मेरी जान का दुश्मन है। अगर तुम उसकी एजेंट हो तो हुआ करो, मैं हमेशा जड़ पर तवज्जो देता हूँ। जब रैंडल हावर्ड नहीं होगा तो तुम भी मेरी दुश्मन नहीं रहोगी। मैं तुमसे बस उस हद तक ताउन का तलबगार रहूंगा कि रैंडल तक पहुंचने में मेरी मदद करो, और अगर तुमने मुझसे ताउन किया तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बोलो, तुम्हें ये सौदा मंजूर है या? मरजाना की आंखें सोच में डूब गई। वो मेरी तजवीज पर गौर कर रही थी जो हर एतबार से उसके लिए सूदमंद थी। गालिबन उसे यकीन रहा होगा कि मैं रैंडल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकूंगा, बल्कि खुद ही फंस जाऊंगा। मेरे बारे में रैंडल को इतला फराहम करना तो उसकी जिम्मेदारी थी, और मेरी गिरफ्त में आ जाने की वजह से वो अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती थी। लेकिन उसे ये मौका किस्मत से मिल रहा था कि मैं खुद ही उससे रैंडल के पास जाने की फरमाइश कर रहा था और उसके साथ कोई खराब सलूक भी नहीं कर रहा था। वो ये मौका हाथ से किस तरह गंवा सकती थी? चंद लम्हों की सोच विचार के बाद उसने लब कुशाई की। रैंडल के बारे में मालूमात तुम्हें किस जरिए से हासिल हुई? उसने कहा, तुम इब्तदाई गलत कर रही हो। हम एक दूसरे से कोई भी गैर मुतल्लक बात नहीं करेंगे। मुझे रैंडल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कबूल करती हो या नहीं? मैं ये जिम्मेदारी कबूल तो कर लूं, मगर मेरी जिंदगी की जमानत कौन देगा? मेरा रवैया ही जमानत है। अदनान से मेरी दुश्मनी थी, उसका अशर तुम्हारे सामने है। तुमसे दुश्मनी नहीं थी, चुनाचे मैंने तुम्हें उंगली भी नहीं लगाई। और अब जबकि तुम मुझसे ताउन करोगी तो मैं तुम्हें क्या और क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? ठीक है, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मरजाना ने बर्राई हुई आवाज में कहा। मैं तुम्हें रैंडल के पते से आगाह कर दूंगी। गलत बात मत करो मरजाना, मैंने तुमसे उसका पता नहीं पूछा। ये कहा है कि तुम मुझे उस तक पहुंचाओगी। एक ही बात है, तुम्हें तो रैंडल तक पहुंचना है। ये काम ऐसे भी हो सकता है। बेवकूफी की बातें मत करो मरजाना, तुम खुद भी जानती हो कि ये मुमकिन नहीं है। मैं तस्दीक किए बगैर तो तुम्हें रिहा नहीं करूंगा। ठीक है, मरजाना ने बेबसी से कहा, मगर उसके लिए तुम्हें फ्रांस जाना पड़ेगा। ठीक है, फ्रांस जाने में कोई हर्ज नहीं है, मैंने मुस्कुरा कर कहा, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बहाने फ्रांस भी देख लूंगा। तुम्हारे पास पासपोर्ट तो होगा? पासपोर्ट भी है और फ्रांस का वीजा भी, मरजाना ने कहा, लेकिन उसके लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें खुद लेकर चलूंगा। मैंने कहा, ख्याल रखना कि अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तनहा नहीं हूँगा, और लोग भी मेरे साथ होंगे जो तुम्हारी निगाह से पोशीदा होंगे और किसी गड़बड़ का एहसास होते ही हरकत में आ जाएंगे। मैं समझती हूँ, मरजाना ने धीमी आवाज में कहा। बेफिक्र रहो, मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है और मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। मेरे ख्याल में अब मेडिकल सर्टिफिकेट के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं रही। मैंने बूढ़ की तरफ देखते हुए कहा, जैसा तुम पसंद करो चीफ। मगर वो मुतमईन नजर नहीं आ रहा था। मैं मरजाना के साथ जा रहा हूँ, मैंने बूढ़ के अदम इत्मीनान को नजर अंदाज करते हुए कहा। तुम मरजाना की रिहायशगाह से वाकिफ हो, अपने तमाम आदमियों को रिहायशगाह की इतराफ में फैला दो। अगर मैं मरजाना के घर जाने के बाद 15 मिनट के अंदर उसकी रिहायशगाह से बाहर ना आया तो पूरी कुव्वत से हमला तुम कर सकते हो। मरजाना को क्या मालूम था कि सब लोग वापस जा चुके हैं। बूढ़ भी समझ गया कि मेरा मकसद सिर्फ मरजाना को खौफजदा करना था, ताकि वो कोई गलत हरकत करने के बारे में सोच भी ना सके। लिहाजा उसने बड़ी शदोमत से मेरी तायद की। पूरी तरह मुतमईन होने के बाद मैं मरजाना के साथ निकल खड़ा हुआ। कार मरजाना ड्राइव कर रही थी और मैं उसके बराबर बैठा हुआ था। मरजाना ऊंट बीचे खामोशी से कार ड्राइव कर रही थी। शाम का वक्त होने की वजह से बसरा की सड़कों पर ट्रैफिक काफी कम था। दफातर और कारोबारी इदारों में लोग ना होने के बराबर थे और अपने घरों को वापस जा रहे थे। बसरा की सड़कों पर शाम के साए उतर रहे थे। सूरज मगरिबी सिमत झुक रहा था और ट्रैफिक से भरी पूरी सड़कों पर हमारी कार सुस्त रफ्तारी से सफर कर रही थी। वादे के मुताबिक मरजाना ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश नहीं की। अगर वो कोई हरकत करती तो उसे भुगतना पड़ता। अपने बंगले पर पहुंच के उसने हरन दिया और गेट पर मौजूद चौकीदार को गेट खोलने का इशारा किया। चौकीदार के चेहरे से अजीब से तातरात दिखाई दिए, मगर जाहिर है वो रुतबे की वजह से कुछ पूछ नहीं सकता था। गेट खुलते ही मरजाना कार अंदर लेती चली गई।
मैं मरजाना के साथ उसके बंगले में दाखिल हुआ। कई मुलाजमों ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर मरजाना ने उन सबको झिड़क दिया और मेरे साथ सीधी अपनी ख्वाबगाह में पहुंच गई। उसने ख्वाबगाह में मौजूद अलमारी खोली। मैं तो उसके सर पर मुसल्लत था और उसकी हर हरकत पर निगाह रखे हुए था। मरजाना ने अलमारी की एक दराज से पासपोर्ट निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने पासपोर्ट लेते हुए उसे अलमारी बंद करने का इशारा किया। जब उसने अलमारी बंद कर दी तब मैंने उसके पासपोर्ट पर निगाह डाली। बैठ जाओ अली, उसने बड़े शरीर लहजे में कहा। यहाँ तुम मेरे मेहमान हो, कुछ पीना पसंद करोगे? मुझे यकीन है कि इस ख्वाबगाह से कुछ कागजात भी बरामद हो सकते हैं, मैंने कहा, लेकिन वादे का पास करते हुए मैं सिर्फ पासपोर्ट पर इक्तफा कर रहा हूँ। हमारे दरमियान मुआहदा हुआ है कि हम अपने काम से काम रखेंगे। मैं तुमसे कोई गैर मुतल्लक बात नहीं कर रहा हूँ, लिहाजा तुम भी एहतियात करो। क्या हम अपनी जातियात का गला घूंट दें, इखलाकियात को भी तरक कर दें? तुम भूल रही हो कि अगर मुझे 15 मिनट से ज्यादा वक्त लगा तो मेरे आदमी यहाँ दावा बोल देंगे। ठीक है, मरजाना झुंझला गई, लेकिन मुझे इतनी मोहलत तो दो कि मैं अपने कुछ कपड़े ही रख लूं। कोई जरूरत नहीं है, हम फ्रांस जरूर जा रहे हैं, मगर तुम अपना काम करते ही वापस आ सकती हो। मुझे चंद जोड़ों की तो जरूरत पड़ेगी और फिर मुमकिन है मैं अपने तौर पर वहाँ कुछ वक्त गुजारना चाहूँ। रेडीमेड कपड़े खरीद लेना, मैंने बेपरवाही से कहा। अब जल्दी से निकल चलो। मरजाना ने रवाना होते वक्त अपने मुलाजमीन से कह दिया था कि वो चंद रोज बाद वापस आएगी और उसके बाद हम वापस आ गए। हमारे वापस पहुंचने तक सूरज गुरूब हो चुका था। बूढ़े और तहजीब मौजूद थे। मैं उनको साथ लेकर अदनान अब्बासी वाले कमरे में पहुंच गया। मरजाना को दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था। अदनान अब्बासी का बुरा हाल था। हम उसके कमरे में पहुंचे तो उसने हमारी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी और आंखों में वैरानी बसेरा किए हुए थी। क्या हाल है अदनान? मैंने मज़हकाना अंदाज में कहा। अगर मैं तुम्हारे गिरोह में शामिल हो जाऊं तो तुम मुझे जिंदगी की जमानत तो फराहम करोगे ना? वो जवाब में अपने ऊँटों पर जबान फेर कर रह गया। उसमें इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि मुझसे जबान चला सकता। कुछ बोलो ना अदनान, तुम तो बड़े जिंदा दिल मशहूर हो। इस वक्त तुम्हारी जिंदा दिली को क्या हो गया है? वो बेबसी से मुझे देखता रहा। कल तक वो इराक का सबसे ज्यादा बारसूख शख्स था और आज उस पर ऐसी बेबसी मुसल्लत थी जिसे देखकर इबरत पकड़ी जा सकती थी। मैंने तुम्हारे लिए एक गोली सुबह और एक गोली शाम का नुस्खा तजवीज किया था। मैंने जेब से रिवाल्वर निकालते हुए कहा। नहीं, वो दोनों हाथ उठाकर चीखा। मैं बड़े अजाब से गुजर रहा हूँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। यूं काम नहीं चलेगा अदनान, ये मुफलिस और कलाश लोगों का तरीका कार हुआ करता है। तुम तो यूं माफी मत मांगो। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने हिज़यानी अंदाज में कहा। मुझे इस करब से निजात हासिल करने की कीमत बता दो, मैं अदा कर दूंगा। अभी तुम सीधे नहीं हुए अदनान, मेरे ख्याल में मजीद 2-4 डोज के बाद तुम राह रास्त पर आओगे। अभी मैंने कीमत लगाई तो तुम अपनी गुर्बत का रोने लगोगे। मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ। अदनान गिड़गिड़ाया। तुम क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो? मुझे बताते क्यों नहीं कि तुम कितने तावान के तलबगार हो? 10 लाख दिनार के बारे में क्या ख्याल है अदनान? मैंने शरारत अमेज अंदाज में कहा। मुझे मंजूर है, अदनान ने बेसाख्ता कहा, लेकिन इतनी बड़ी रकम इकट्ठी करने में वक्त तो लगेगा। बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा अदनान, मैंने जेब से चेक बुक निकालते हुए कहा। ये नेशनल बैंक ऑफ इराक बसरा ब्रांच की चेक बुक है, इसे पहचानते हो ना? अदनान का चेहरा धुआं हो गया। ये चेक बुक तुम्हारे पास कहाँ से आई? उसने अटक कर पूछा। ये मैंने तुम्हारी आसानी के लिए मंगवाई है। मैंने चेक बुक उसकी तरफ बढ़ाई। 10 लाख दिनार का चेक काट दो। चेक तो मैं काट दूंगा, मगर तुम मुश्किल में फंस जाओगे। बैंक में इतनी बड़ी रकम नहीं है। मेरी मुश्किलात की परवाह मत करो अदनान, अगर करोगे तो मैं अपने तजवीज करदा नुस्खे पर दोबारा अमल शुरू कर दूंगा। मैंने रिवाल्वर लहराया। नहीं, लाओ मुझे कलम दो, मैं चेक काटे देता हूँ। अदनान बुखलाए हुए अंदाज में बोला। उसके अंदाज पर बूढ़ को हंसी आ गई। मैंने बूढ़ को घूरा, मगर वो मेरी तरफ से बेनियाजी बरतते हुए आगे बढ़ा और कलम निकाल कर बड़े अदब से अदनान की खिदमत में पेश कर दिया। चेक काटने से कबल अपने आवाज दुरुस्त कर लो अदनान, कहीं दस्तखत करते वक्त तुम्हारा हाथ ना बहक जाए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी गर्दन भी कट सकती है। मैंने बुलंद आवाज से कहा। चेक लिखने के लिए अदनान को उठकर बैठना पड़ा और ये उसके लिए बड़ा तकलीफ दे अमल था। उसके हल्क से कई बार दर्द में डूबी हुई करा खारिज हुई, मगर वो जैसे तैसे उठकर बैठ ही गया। बूढ़ ने उसे सहारा दे रखा था। अदनान ने बड़ी मुश्किल से चेक पर दस्तखत किए और दोबारा ढह गया। मैंने दस्तखत कर दिए हैं, अदनान कहा। रकम तुम खुद ही भर लेना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे अंदाजा था कि उसकी तकलीफ में बेहद इजाफा हो गया होगा और उसके लिए लिखना तो क्या, कोई काम करना भी मुमकिन नहीं था। बूढ़ ने अदनान से चेक बुक ली और कलम वापस ले लिया और चेक बुक मेरी तरफ बढ़ा दी।
मैंने चेक बुक से अदनान के दस्तखत शुदा चेक अलहदा किया और उसे तय करके एहतियात से जेब में रख लिया। इस रकम से बुढ़ को कितना कमीशन मिलेगा चीफ? बुढ़ ने कहा। कमीशन? मैंने हैरत से बुढ़ को देखा। किस बात का कमीशन? बुढ़ कोई काम बगैर कमीशन के नहीं करता। बुढ़ ने सीना फैलाने की कोशिश करते हुए कहा। तो इस वक्त तुमने कौन सा काम किया है जिसके इवज कमीशन तलब कर रहे हो? अगर मैंने अदनान को सारा ना दिया होता तो वो दस्तखत नहीं कर सकता था। ज्यादा इस रकम में कम अज कम 25% का हकदार बुढ़ भी है। हर वक्त मस्खरेपन की बातें मत किया करो, मैंने नागवारी से कहा। किसी वक्त संजीदा भी हो जाया करो। बुढ़ की बातें सुनकर अदनान थोड़ी देर के लिए अपनी तकलीफ भूल गया था और हैरत से हमें देख रहा था। मोशे हावर्ड के लिए तुम कब से काम कर रहे हो? दफादन तहदीब ने सवाल किया और अदनान बुरी तरह चौंक पड़ा। कौन सा हावर्ड? बुखलाहट के आलम में उसके मुंह से इसके सिवा कुछ ना निकल सका। मोशे हावर्ड। तहदीब एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली। मोशे रैंडल हावर्ड। मैं नहीं जानता तुम किसकी बात कर रही हो, अदनान ने अटक अटक कर कहा। मैं तो तुम्हें भी नहीं जानता कि तुम कौन हो। जानने वाले जानते हैं कि ये वो तहदीब मालकम एक्स है जिसके बगैर अलियार खान नामुकम्मल रहता है। मैंने पाटदार आवाज में कहा। ओ हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। अदनान ने जोर जोर से सर हिलाया। वो तहदीब के सवाल से फरार होने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जरूर सुना होगा मिस्टर अदनान, तहदीब ने कहा। आइंदा मुझे याद भी रखोगे, इसलिए कि मैं अपने सवालों जवाब पूछ कर ही दम लूंगी। मैंने कहा ना कि मैं इस नाम के किसी शख्स के वाकिफ नहीं हूँ। अदनान ने हट दर्मी का मुजाहरा किया। मेरा ख्याल है इस ठीठ शख्स के लिए तुमने ठीक ही नुस्खा तजवीज किया है। तहदीब मुझसे मुखातब हुई। जरा अपना पिस्तौल तो निकालना। नहीं, अदनान बेबसी से चीख पड़ा। तुम वादा कर चुके हो कि अब मुझे कोई अजियत नहीं पहुंचाओगे। अगर तुम तहदीब के सवालों के जवाब दे दो तो मैं भी अपने वादे पर कायम हूँ। जब तुम लोग सब कुछ जानते हो तो मुझे क्यों अजियत में मुब्तला कर रहे हो? हम सब कुछ नहीं जानते अदनान, तहदीब ने कहा। हम बहुत कुछ जानते हैं, तुम हमें सब कुछ बताओगे। अगर तुम्हारी एक बात भी हमारी मालूमात के खिलाफ साबित हुई तो यूं समझो कि तुमने हमसे सब कुछ ही झूठ बोला है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर अली ने तुम्हारे लिए जो नुस्खा तजवीज किया है उस पर दोबारा अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तुम लोग मुझे हलाक कर दो, अदनान हल्क फाड़ कर चीखा। उस पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई थी। शोर मत मचाओ अदनान, हल्क फाड़ कर तुम अपने जराइम पर पर्दा नहीं डाल सकोगे। मैंने उसे सरदंश की मगर उस पर वाकई जुनूनी कैफियत तारी हो चुकी थी। उसने उठकर मुझ पर झपट पड़ने की कोशिश की जबकि वो हिलने की पोजीशन में भी नहीं था। उसके पैरों की हड्डियां 2-3 जगह से चिकना चूर हो चुकी थी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, उसने मुझ पर झपटने की कोशिश करते हुए कहा। तूने मुझे तबाह कर दिया मगर तुझे अब भी सुकून नहीं मिल रहा। मैंने अदनान को पकड़कर दोबारा बेड पर धकेल दिया। इतनी देर में उसकी जुनूनी कैफियत हवा हो गई थी और अब उस पर हिस्टेरियाई कैफियत तारी हो गई थी। मैं समझ सकता था कि उसके पैरों में उठने वाली दर्द की शदीद लहरें इसका सबब बनी है। वो पागलों की तरह चीख रहा था और उसके मुंह से बेमैनी अल्फाज की बारिश हो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर 2-3 जोरदार थप्पड़ रसीद किए। उसने एक बार फिर मुझसे उलझने की कोशिश की मगर उसके लिए मेरा एक ही घूंसा काफी साबित हुआ। घूंसा उसकी नाक पर लगा था और उसकी नाक से खून जारी हो गया था। अदनान ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। अब वो सिसकियां ले रहा था। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ अदनान, मैंने बावाज़ बुलंद कहा। अगर मेरी शराफत से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करोगे तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। बूढ़ झपट कर ठंडे पानी की बोतल ले आया था और अदनान के चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे दे रहा था। अदनान की नाक से बहने वाला खून बूढ़ की कोशिशों से जल्दी ही रुक गया। 10 लाख की भारी रकम अदा करने के बावजूद मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है, अदनान ने नकाज़दा लहजे में कहा। अपनी हरकतों पर भी नजर करो अदनान, तुम्हें अपनी पोजीशन का अंदाजा नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ जो नरमी बरती है उससे तुम नाजायज फायदे उठा रहे हो। ये नरमी है, अदनान ने ज़ियानी अंदाज में कहा। मेरे पैरों की हड्डियां चिकना चूर कर दी, अब भी मुस्तकिल मुझ पर तशद्दुद किए जा रहे और कहते हो ये नरम रवैया है। ये भी तो हो सकता था कि मैं तुम्हारी आंखों में गर्म सीसा भरवा देता, मैंने सफाकी से कहा। और अगर तुमने मजबूर किया तो अब भी ऐसा हो सकता है। अदनान को जुर्जुरी आ गई। बेनाई छिन जाने का तस्वुर बड़ा दहशतनाक होता है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है अदनान के जो कुछ तुमसे पूछा जाए सीधी तरह बता दो, वरना यकीन करो तुम अपनी बेनाई से हाथ धो बैठोगे। मैं तबाह हो जाऊंगा, अदनान ने बड़े कर्मनाक लहजे में कहा। मेरी पूरी जिंदगी की मोहब्बत पर पानी फिर जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मुझे मालूम है अदनान कि तुम एक तरह से सियोनी एजेंट हो।
तुमने उन्हें बहुत कारआमद मालूमात फराहम की हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें जिंदगी से महरूम नहीं करूंगा। जितनी सजा तुम्हें मिल चुकी है वो बहुत काफी है, उसके बावजूद मैं तबाह हो जाऊंगा। ये बातें जब दूसरों के इल्म में आएंगी तो मेरी मौत के अहकामात जारी हो जाएंगे और रुसवाई अलग होगी। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, मैंने बेरहमी से कहा। ताहम फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि ये बातें किसी और को बताऊं। ये फैसला तो तुम्हें करना है कि आइंदा तुम्हें क्या करना है। यहाँ से रिहा होने के बाद भी अगर तुमने यहूदियों को मालूमात फराहमी का सिलसिला जारी रखा तो मैं ये सारी मालूमात इराकी हुकूमत को फराहम कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अब किसी यहूदी से ताल्लुक भी नहीं रखूंगा। ठीक है, अब ये बताओ कि रैंडल हावर्ड से तुम्हारे मरासम कब से हैं और तुमने उसके लिए क्या क्या काम सर अंजाम दिए हैं। इस बात को ज्यादा अरसा नहीं हुआ, उसने खुद ही मुझसे राब्ता किया था। उसे कहीं से मालूम हो गया था कि मैं मस्जिद के लिए काम कर रहा हूँ। मैं चौंक पड़ा। मस्जिद के लिए तुम क्या काम कर रहे थे और कब से कर रहे थे? मैंने पूछा। गलत मत समझो, अदनान ने भराई हुई आवाज में कहा। मेरा काम सिर्फ इतना था कि उनका कोई आदमी अगर किसी मुश्किल में फंस जाए तो उसकी मदद कर दूं, या उनको अगर किसी किस्म की मुश्किल दरपेश हो तो उसे हल करा दूं। ये काम पस मंदिर में रहकर करता था, इसके अलावा मैंने और कोई काम नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थर से तुम्हारा राब्ता मुस्तकिल रहता होगा? मैंने पूछा। मैंने कहा ना कि सिर्फ जरूरतन हम में राब्ता कायम हुआ करता था। उस काम के लिए मैंने अपने आदमी मखसूस कर रखे थे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं नॉर्मन शेलूफ के बेकअप में इसराइल जा रहा हूँ? कर्नल नोमान ने इस मंसूबे की मंजूरी दी थी। यही वजह है कि ये बात मेरे इल्म में आ गई, बसूरत दीगर मुमकिन ना होता। रैंडल हावर्ड के लिए तुम क्या खिदमात अंजाम दे रहे थे? तहजीब ने पूछा। उसने मुझसे कोई काम नहीं लिया। मेरे सुपुर सिर्फ इतनी जिम्मेदारी थी कि अली यार खान के बारे में जैसे ही कोई इतला मिले उसे इतला कर दूं। तो तुमने उसे बता दिया कि नॉर्मन शेलूफ के मेकअप में अली है? तहजीब ने कहा। हाँ, मैंने ये इतला उस तक पहुंचा दी थी और उसने कहा था कि ये बात किसी और के इल्म में ना आने पाए। जब तुम्हें आर्थर और उसके दो साथियों के कत्ल की इतला मिली तो तुम्हें तशवीश नहीं हुई थी? मैंने कहा। हुई थी, लेकिन मुझे इससे क्या सरोकार था। मैंने तो ये इतला भी रैंडल को फराहम कर दी थी। उसने कहा था कि मैं अपने तौर पर नॉर्मन शेलूफ को तलाश करने की कोशिश करूं, मगर मैंने माजरत कर ली क्योंकि मैं इस मामले में बराह रास्त मुलव्वस नहीं होना चाहता था। और तुमने मुझे देखकर किस तरह पहचान लिया था, जबकि पहले कभी हमें एक दूसरे से नहीं मिले थे। तुम्हारी तस्वीर मुझे रैंडल ने फराहम की थी ताकि अगर कहीं तुमसे आमना सामना हो तो तुम्हें पहचान सकूं। मरजाना भी तो तुम्हारी साथी थी, वो मुझे क्यों नहीं पहचान सकी? मैंने कहा। वो भी तुम्हें पहचान गई थी। मैंने तो उससे कहा था कि मैं फौरी तौर पर रैंडल को तुम्हारे बारे में मुतला कर दूं, मगर उसी ने रोक दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे साथ तुम दोनों में जो गुफ्तगू हुई वो महज दिखावा थी। क्लब की हद तक तो वो सब कुछ महज दिखावा था, मगर जब तुम हमें यहीं ले आए तो मैं खौफजदा हो गया था, इसलिए कि मेरे मुहाफिज मेरा सुराग खो चुके थे और किसी मुश्किल में गिरफ्तार होने की सूरत में किसी किस्म की मदद की तवक्को नहीं थी। मेरी बातों का मरजाना पर कोई असर नहीं मालूम हो रहा था। शायद वो तुम्हारा पता मालूम हो जाने पर बहुत मगन थी। क्या बाद में वो इस बात पर बरहम नहीं हुई थी कि तुमने मेरे सामने मेरा नाम क्यों ले दिया? बहुत ज्यादा बरहम हुई थी और उसने तमाम तर मामलात मेरे सर पर डाल दिए थे। उसने मुझे ये भी कहा था कि अपने किए की सजा भुगतूं, वो तुम्हें किसी न किसी तरह बेवकूफ बनाकर निकल जाएगी। मैंने उसकी बात से इत्तफाक कर लिया, इसलिए कि वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती तो भी फायदा होता, मगर वो खाम ख्याली का शिकार थी। उसने तुम्हारी कुव्वत का गलत अंदाजा लगाया था। तुम्हारी मालूमात तो बहुत ज्यादा हैं, न सिर्फ मालूमात वसी हैं बल्कि जराए भी लामहदूद हैं। मैंने कहा। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मेरे वसाइल कहां कहां तक फैले हुए हैं। मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूँ। ओलिव हावर्ड जैसा शख्स तुम्हारे हाथों मारा गया और इसराइल की इतनी बड़ी एजेंसी तुम्हारे सामने बेबस हो गई। पूरी दुनिया के यहूदी तुम्हारे जानी दुश्मन है, मगर तुम आजादी के साथ धुंधुनाते फिर रहे हो। यकीनन तुमको गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हो। जिस शख्स के इतने ज्यादा दुश्मन हो उसका जिंदा रहना समझ में नहीं आता। रैंडल हावर्ड को इतला देने के लिए तुम क्या जरिया इस्तेमाल करते रहे हो? मैंने पूछा। उससे मेरे राब्ते का जरिया सिर्फ फोन है। मैं उसे फोन पर ही इतला फराहम करता हूँ। ठीक है, अगर मैं उसे कोई इतला भिजवाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? क्या तुम खुद उससे फोन पर बात करोगे? अदनान ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें जो कुछ बताऊंगा वो तुम उससे फोन पर कहोगे। क्या यह मुमकिन है? मुमकिन क्यों नहीं है? अदनान ने कहा। लेकिन उसके लिए टेलीफोन तो जरूरी है। टेलीफोन सेट यहीं उठा लाओ बूढ़, मैंने बूढ़ से कहा और अदनान की तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम उसे बताओगे कि अली यार खान ने तुम्हें और मरजाना को अगवा कर लिया था
फिर उसने तुम्हें रिहा कर दिया और मरजाना को लेकर पेरिस रवाना हो गया है। ये कोई मुश्किल पैगाम नहीं है। क्या तुम ये काम कर सकोगे? जरूर कर सकूंगा, लेकिन मैं शदीद तकलीफ में मुब्तला हूँ। अदनान कहा, तकलीफ से निजात हासिल किए बगैर सुकून से कोई काम कैसे कर सकता हूँ? मैंने बुढ़ को इशारा किया जिसने टेलीफोन सेट लाकर उसका प्लग लटका दिया था। मेरा इशारा पाकर उसने अदनान को राफे दर्द गोलियां ला कर दी। गोलियां खाने के कुछ 15 मिनट बाद अदनान के चेहरे पर सुकून के तासरात उभरना शुरू हो गए। मजीद 10 मिनट गुजरने के बाद मैंने उसे फोन करने का इशारा किया। बुढ़ और तहजीब को वहीं छोड़कर कमरे से निकल गया, क्योंकि मैं दूसरे सेट पर अदनान और रैंडल की गुफ्तगू सुनना चाहता था। दूसरे कमरे में पहुंचकर मैंने एक्सटेंशन सेट का रिसीवर उठा लिया। उसी वक्त अदनान नंबर भी ला चुका था। घंटी बजने की आवाज आ रही थी, फिर रिसीवर उठा लिया गया और दूसरी तरफ से एक सुरीली नुस्वानी आवाज आई। हेलो, यूनिवर्सल ट्रेडिंग कारपोरेशन, मैं अदनान अब्बासी बात कर रहा हूँ फ्राम इराक। मुझे बोशे आवड़ से बात करनी है। 1 मिनट इंतजार करें, मैं अभी उनसे आपकी बात कराती हूँ। उसके बाद क्लिक की आवाज सुनाई दी। फिर चंद लम्हों के तवक्कुफ से एक मर्दाना आवाज उभरी। हावर्ड स्पीकिंग। इस वक्त कैसे याद किया? मेरे पास एक अहम इतला है। अली यार खान ने मुझे और मरजाना को अगवा कर लिया था। फिर उसने मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन मरजाना को लेकर फ्रांस के लिए रवाना हो गया है। ओह, ये तो बहुत अहम इतला है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो फ्रांस ही गया है? उसने खुद ही बताया था, अदनान ने कहा, वरना मुझे ये बात किस तरह मालूम हो सकती थी? और तुमने उसके बयान की तस्दीक करने की कोशिश नहीं की? रैंडल ने सवाल किया। नहीं, मैं उसकी बात की तस्दीक कैसे कर सकता हूँ? मालूम नहीं वो किस नाम से और कौन से बेकअप में सफर करेगा। मरजाना के नाम से चेक कर लो, उसके पास तो अपना पासपोर्ट होगा। मुसाफिरों की फहरिस्त चेक करा लो, वो मेकअप का माहिर है, अदनान ने जवाब दिया। और जेली कागजात की फराहमी का कोई मसला नहीं है। मैं नहीं समझता कि अली यार खान कोई कच्चा काम करेगा। दूसरी तरफ से एक तवील सांस लेने की आवाज सुनाई दी। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है अदनान, वो वाकई ही बहुत चालाक है। बहरहाल इतला का शुक्रिया, अब सारे मामलात मुझे खुद ही देखने होंगे। फोन बंद होने के बाद मैंने भी रिसीवर रखा और दोबारा उसके कमरे में वापस आ गया। तुमने अपना किरदार बड़ी खुश असलूबी से निभाया है, मैंने अदनान से कहा। अब तुम आराम करो, तुमसे सुबह मुलाकात होगी। हम तीनों ड्राइंग रूम में आ गए। तहजीब कुछ बेचैन सी नजर आ रही थी। मौका मिलते ही मुझसे कहने लगी, तुमने गलती तो नहीं की अली? मालूम नहीं तहजीब, मैंने गलती की या नहीं, इसका फैसला तो नताइज सामने आने के बाद ही हो सकेगा। तुमने रैंडल की सलाहियतों का गलत अंदाजा लगाया है। जिस कदर मालूमात तुमने उसे फराहम कर दी हैं, उनकी बुनियाद पर वो तुम तक पहुंच भी सकता है। अगर वो मुझ तक पहुंचता है तो पहुंच जाए, मैंने बेपरवाही से कहा। इसमें हर्ज ही क्या है? ये मत समझना कि जिस तरह ओली बाबड़ तुम्हें डील दे दिया करता था, उसी तरह रैंडल भी डील दे देगा। या तुम गलती पर हो तहजीब, मैं मुस्कुराया। ओली बाबड़ ने कभी मुझे डील नहीं दी, बल्कि गोटेल में तो उसने मेरे कमरे को भी बम से उड़ा दिया था। मेरे मरने में क्या कसर रह गई थी? मुझे याद है, तहजीब ने कहा, लेकिन रैंडल उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसने तुम पर इस किस्म का कोई वार किया तो कोई इम्कान नहीं छोड़ेगा। मुझे भी अंदाजा है तहजीब कि वो मुझ तक पहुंचने के लिए क्या कुछ कर सकता है। उसको जांचने के लिए मैंने ये हरकत की है। अब देखना ये है कि वो क्या कुछ करता है। तहजीब एक तवील सांस लेकर रह गई और बुढ़ ने मुझसे कहा, मुझे बता दो चीफ के मेरे में क्या काम है। तुम मेरे लिए कागजात का बंदोबस्त करोगे और रवानगी के इंतजामात करोगे, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। लेकिन चीफ, तुम यहाँ से फ्रांस तो नहीं जाओगे? बुढ़ ने अजीब से लहजे में कहा और मैं चौंक पड़ा। ये नतीजा तुमने किस तरह अखज़ किया? मैंने बुढ़ को बगौर देखते हुए पूछा। बुढ़ भी कभी कभी दिमाग इस्तेमाल कर लेता है चीफ, बुढ़ ने मुस्कुरा कर कहा। जब से तुमने रैंडल को पैगाम भिजवाया है, मैं मुस्तकिल उलझन में हूँ। तुम्हें गलत भी नहीं कह सकता, इसलिए कि तुम जहानत में बुढ़ से बहुत आगे हो। तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकता, इसलिए कि तुम कुछ बताते ही नहीं हो। चुनाचे मैंने खुद सोचने का फैसला किया। सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं रैंडल की जगह होता तो क्या करता। बुढ़ खामोश हो गया। मेरे साथ साथ तहजीब भी बड़े गौर से बुढ़ की बातें सुन रही थी। बुढ़ खामोश हुआ तो तहजीब ने उसे टोक दिया। तुम खामोश क्यों हो गए बुढ़? फर्ज करो इस किस्म का पैगाम मैं तुम्हें भिजवाता तो क्या तुम ये नहीं सोचती कि रैंडल ने अगर मुझे यूं ही क्यों छोड़ दिया? बुढ़ ने तहजीब से सवाल किया। कुदरती बात है, ये ख्याल मेरे ज़हन में जरूर आता, तहजीब ने कहा। दुश्मन के किसी आदमी को यूं ही छोड़ देना शुबे में डालने वाली हरकत है। क्या चीफ को ये बात नहीं मालूम? बुढ़ ने कहा। बिल्कुल मालूम है, खुसूसन जब के मुकाबले पर रैंडल जैसा ज़ीरक और चालाक आदमी मौजूद है। सबसे पहले उसके ज़हन में यही ख्याल आया होगा कि कहीं ये पैगाम जबरदस्ती तो नहीं भिजवाया गया। ओह, तहजीब मुस्तरब हो गई। मैंने इस पहलू पर गौर ही नहीं किया था।
अली तुम बताओ, इस तरह तो पैगाम की अफादियत खत्म हो जाती है। नहीं खत्म होती, बुड मुस्कुराया। जाहिर बात है रैंडल अपने जराए से इस पैगाम की तस्दीक करने की कोशिश करेगा जो उसे अदनान के जरिए मिला है, और उसे मालूम हो जाएगा कि अदनान के जरिए उसे जो पैगाम भिजवाया गया है वो गलत है, इसलिए कि अदनान अब्बासी तो गायब है। तहजीब ने बुड की बात काट कर कहा। नहीं, बुड ने नफी में शायरी लाया। तुम अदनान की डमी को भूल गई मैडम। रैंडल को कैसे मालूम हो सकता है कि अदनान अब्बासी गायब है? वाकई तुम ठीक कह रहे हो, तहजीब ने कहा। तब तो रैंडल को इस पैगाम पर यकीन करना ही पड़ेगा। उसके पास ऐसा कौन सा जरिया हो सकता है जिसके जरिए वो इस पैगाम की हकीकत तक पहुंच सकता है? बुड ने कहा। तुम अहमक हो, तुमने ये बात नजरअंदाज कर दी कि मरजाना अदनान अब्बासी की हकीकत से वाकिफ है, मैंने कहा, और बुड उछल पड़ा। मैं ठीक कह रहा था ना चीफ, तुमने बहुत सोच समझ कर रैंडल को पैगाम भिजवाया है। वो मालूम करेगा कि असली अदनान अभी तक गायब है या उसके जरिए जो पैगाम मौसूल हुआ वो बोगस था। तुम बड़ी जहानत से तजजिया कर रहे हो बुड, मैं फकरी अंदाज में मुस्कुराया। तुम्हारा अब तक का तजजिया दुरुस्त है, अब आगे चलो। आगे क्या चलूं? जब उसे मालूम होगा कि तुम यहाँ से नहीं गए तो वो तुम्हें इराक में ही घेर कर मारने के चक्कर में पड़ जाएगा, बुड ने कहा। बात इतनी सादा नहीं है बुड, यहाँ से पेचीदगियां पैदा होना शुरू होती हैं। क्या जरूरी है कि मैं इराक में ही मौजूद हूँ? जब ये साबित हो गया कि अदनान से जबरदस्ती पैगाम भिजवाया गया है तो जाहिर है वो पैगाम गलत ही होगा। गोया तुम फ्रांस नहीं गए और उसे धोखा देने के लिए कहलवा दिया कि तुम फ्रांस के लिए रवाना हुए हो। ये नतीजा तुमने सिर्फ इस वजह से अखज़ कर लिया कि ये बात तुम्हारे इल्म में है। सोचना है तो उस शख्स के अंदाज में सोचने की कोशिश करो जो कतन तारीकी में है। वो दोनों पहलुओं में से एक को भी नजरअंदाज करने का खतरा मोल नहीं ले सकता। ये भी तो मुमकिन है कि मैं वाकई फ्रांस गया हूँ और उसे मुबालगे में टालने के लिए फोन करवाया हो। बुड ने बेचैनी से पहलू बदला। मुमकिन तो है चीफ, मगर बहुत बैईद अज़ इम्कान पहलू है। इतने लंबे चक्कर में कौन पड़ना चाहता है? किसी वक्त पड़ भी सकता है। जहाँ दो अरीफ एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हों, वहाँ बैईद अज़ इम्कानात भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। अगर रैंडल ने यह तस्दीक कर ली कि पैगाम जबरदस्ती भिजवाया गया है तो उससे वो यही नतीजा अखज़ करेगा कि तुमने तशद्दुद के जरिए अदनान या मरजाना में से किसी की जबान खुलवाई है। तहजीब ने कहा। उसे क्या मालूम कि तुम्हारी मालूमात का कोई और जरिया भी हो सकता है। उसके लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक यही बात होगी कि उसका राज फाश हो गया है। अब तो मैं ये भी कहने के लिए मजबूर हूँ कि तुमने गलती की है चीफ, बुड ने कहा। दुश्मन को होशियार करना अक्लमंदी नहीं कहलाता। मैंने एक भरपूर कहकर लगाया। जो शख्स ओलिवर को अपना रूहानी उस्ताद मानता है, उसे आइडियल तस्लीम करता है, उसे ये सोचना चाहिए कि उसके आइडियल ने जिसके मुकाबले में अपनी जान गंवा दी वो भी कुछ वजन रखता होगा। रैंडल को बेखबरी में भी मारा जा सकता है, लेकिन ये तो बड़ी बदजोकी होगी। मेरा मकसद उसे हलाक करना नहीं, एहसास शिकस्त से दो चार करना है। इससे बढ़कर और क्या शिकस्त होगी कि शिकार तारीकी में और शिकारी खुद रोशनी में आ गया, तहजीब ने कहा। अब उसे अपनी सलामती की फिक्र लाहक हो गई होगी। फिलहाल मेरा उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वो यही समझ रहा होगा कि मैं उस पर किसी वक्त भी हमला करा सकता हूँ। अब उसकी जिंदगी का हर लम्हा खौफ के आलम में गुजरेगा। अंधेरे के तीर का क्या पता कि कब किधर से आए और शिकार कर ले। मेरा सुराग मिल जाने के बावजूद वो मेरी नकलो हरकत से बेखबर है। उसके बावजूद मेरी छठीस कहती है कि तुम यहाँ से सीधे फ्रांस नहीं जाओगे। तुम्हारी छठीस बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम तब्दील कर दिया है। अब हम सब पहले गोटे हिल जाएंगे। तुमने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया, तहजीब ने खुश होकर कहा। जनरल टेरेस को फोन करूं? हाँ, उसे मुतला कर दो कि हम अनकरीब गोटे हिल पहुंच रहे हैं, मैंने कहा। और तहजीब ने झपट कर फोन का रिसीवर उठा लिया और नंबर मिलाने के बाद उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। तुम खुद बात कर लो ना, मैंने तहजीब से कहा। कोई लंबी चौड़ी बात तो करनी नहीं है। जल्दी से रिसीवर संभालो, लाइन पर खुद जनरल मौजूद है, तहजीब ने कहा। और मैंने रिसीवर उसके हाथ से ले लिया। हेलो, मैंने रिसीवर में कहा और जवाब में मुझे जनरल टेरेस की मानूस आवाज सुनाई दी। तुम मलियार खान ही बात कर रहे हो ना? मेरे खुदा, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। तुम हो कहाँ? उसकी आवाज शिद्दत जज्बात से लर्द रही थी। पागल होने की जरूरत नहीं है जनरल, मैंने हंस कर कहा। अगर तुम पागल हो गए तो घोटेल की आवाम का क्या बनेगा? अरे तुम इतना अरसा कहाँ रहे हो और अब कहाँ से बात कर रहे हो? कितने अरसे बाद तुम्हारी आवाज सुनी है। तुम खुद कब मुलाकात कर रहे हो? इतने बहुत से सवालात जनरल, एक एक करके सवाल करो तो मैं इनके जवाबात भी दूं। बहरहाल मैं इस वक्त इराक में हूँ। हाँ, मुझे इतला मिली थी कि तुम एक मिशन की तकमील के सिलसिले में इराक पहुंचे हो और अब एक और मिशन की तकमील के सिलसिले में गोटे हिल आने का इरादा रखता हूँ।
बड़ा मुबारक इरादा है, लेकिन इस इरादे पर जल्दी से अमल कर गुजरो। हमें और कब तक इंतजार कराओगे? मैं ऐसे ही शर्मिंदा हूँ जनरल, मुझे और शर्मिंदा मत करो। बस चांदी रोज में तुम मुझे गोटे हिल में देखोगे। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए खुसूसी त्यारा भिजवा दूं। जनरल टेरेस ने बड़ी संजीदगी से कहा। अरे नहीं, ऐसा गर्व मत करना जनरल, मैंने बुखला कर कहा। अगर ऐसी कोई जरूरत हुई तो मैं खुद ही तुमसे कह दूंगा। एक तो तुम बहुत ज्यादा इफरीत बरतने लगे हो अली। अपनायत का मुजाहरा करते तो मुझे ये सवाल करने की जरूरत ही पेश ना आती। लो अब कैथी से बात कर लो, ये भी तुमसे बात करने के लिए बेचैन है। हेलो बेमुरव्वत अली, कैथी की आवाज आई। तुम कभी दूसरों के जज्बात का ख्याल नहीं रखते। तुम लोगों के गुलूज के सामने मैं कितनी मुरव्वत का मुजाहरा ना करूं, बेमुरव्वत ही कहलाऊंगा, मैंने हंस कर कहा। अपनी आदत के मुताबिक बातों में उड़ाने की कोशिश मत करो, तुम्हें अपनी कोताहियों की तलाफी करनी पड़ेगी। जरूर जरूर, मैंने बड़े खुलूस से कहा। आइंदा कोशिश करूंगा कि जहां भी हूं तुम्हें अपनी खैरियत से मुतला करता रहूं। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी अली, कैथी बोली। अब तुम्हें कम से कम 2 महीने मेरे पास रहना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी सजा भी मत दो, तुम तो जानती हो कि मैं बहुत मसरूफ रहता हूँ। इस वक्त भी एक मुहिम दरपेश है। तो खोया तुम हमसे मिलने के लिए नहीं बल्कि अपने किसी काम के सिलसिले में यहाँ आ रहे हो, कैथी ने बुरा मान कर कहा। यकीन करो ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो गोटे ही लाने के लिए एक जवाब पैदा किया है, वरना मेरा काम तो यूं भी चल सकता था। हाँ तुम बड़े आदमी हो, तुम्हें हमारी क्या जरूरत हो सकती है, हम खुद भी तुम्हारे जरूरतमंद है। तुम बहुत ज्यादा नाराज मालूम होती हो कैथी, मैं तुम्हें मनाने के लिए अपने कुछ न कुछ वक्त की कुर्बानी तो जरूर दूंगा अगर तुमने ऐसा किया। कैथी की आवाज मुसर्रतों से लबरेज थी। तो मैं तुम्हारी सारी कोताहियों को माफ कर दूंगी। एक आध रोज में दोबारा फोन करके तुम्हें अपनी आमद की तारीख से मुतला कर दूंगा, मैंने कहा और उसे खुदा हाफिज कह के सिलसिला मुनक़ते कर दिया। तुम बहुत खुशकिस्मत हो अली कि तुम्हें इस कदर मोहब्बत करने वाले मयस्सर हैं, तहदीब ने कहा। मैं अकेला ही तो खुशकिस्मत नहीं हूँ, तुम भी तो मेरे साथ शामिल हो। कमाल है, बुढ़ ने हैरान होकर कहा। मैं तो समझा था कि तुम लोग हर मामले में एक दूसरे के साथ शामिल हो। आज मालूम हुआ कि ये शमूलियत सिर्फ एक हद तक महदूद है। तहदीब हंसने लगी और बूढ़ उसे हंसते देखकर फूल गया। क्यों मैडम, मैंने गलत तो नहीं कहा? बूढ़ ने दाद तलब अंदाज में कहा। तुम हमेशा दुरुस्त बात कहते हो, बस अंदाज जरा ऐसा होता है कि दूसरों के लिए वो बात नहीं बनती। तहदीब ने हंसते हुए कहा। शुक्रिया मैडम, बूढ़ ने झुककर आदाब बजा लाते हुए कहा। एक तुम ही हो जो बूढ़ की कदर कर लेती हो, वरना चीफ का मूड तो हमेशा बिगड़ा ही रहता है। तुम्हारा हाल ये है कि अगर तुम्हारी जरा सी तारीफ कर दी जाए तो फौरन जामे से बाहर हो जाते हो, लिहाजा मूड आप ही रखना पड़ता है, मैंने कहा और बूढ़ उछल कर खड़ा हो गया। सुन लिया आपने मैडम,